नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी बातें होती हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं। ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का है। अब उस भर्ती में कोई बहुत विशेष दम नहीं रह गया है और अब इसका फैसला जुलाई में ही होगा। इसलिए अभी इधर मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मगर हम लोगों की जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। इसी के दृष्टिकोण से मैं आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सबके समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आप सबको बताता रहता हूँ। तो आप सब देख लीजिए हमारे इस वीडियो को, ठीक है। आज मैं जीके जीए से संबंधित करंट सेक्शन की मैं बात करूंगा। और करंट सेक्शन में आप जानते हैं इस समय भारत और चाइना का विवाद चल रहा है। भारत और चाइना के विवाद से संबंधित आज हम पूरी बातें जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर ये वीडियो देखने के बाद भारत और चाइना से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और आप अभी तक गलवान घाटी और पैगोंग झील इन सब चीज़ों के बारे में सुनते आए हैं। सन 1962 में भारत और चाइना की लड़ाई, उसके कारण क्या थे और उसके बाद उसमें किसकी जीत हुई, उसके बाद उस लड़ाई में कितने लोगों ने क्या भाग लिया था, सब के बारे में जानेंगे डिटेल से। और करंट में इस समय किस वजह से विवाद बढ़ गया है, सब चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले अभी करंट का विवाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इस विवाद के बारे में बता दूं, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 1962 की जो लड़ाई हुई थी उससे कहाँ से ये विवाद कहाँ से कहाँ तक आगे बढ़ता चला गया और तब जाकर इस समय करंट में कि ये विवाद किस रूप में मोड़ ले चुका है, सबके बारे में जानेंगे। और इनसे जो भी संबंधित प्रश्न होंगे उनको मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। और आगे जो भी होंगे ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत और चीन के बीच पैगोंग झील और गलवान नदी इलाके में सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत और चाइना के बीच में पैगोंग झील और गलवान नदी इलाके में सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। बेहद ठंडे इलाके में ये झील लद्दाख क्षेत्र में 4,350 मीटर की ऊंचाई पर है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कितने ऊंचाई पर है तो 4,350 मीटर की ऊंचाई पर है। और इनके अनुसार क्षेत्र में दोनों देशों के जवान डेरा डाले हुए हैं और दोनों एक दूसरे में घुसपैठ का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहला कि इन दोनों ने करंट में एक दूसरे के ऊपर घुसपैठ का आरोप लगाया है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पैगोंग झील और गलवान घाटी के बीच में बाउंड्री का कोई भी निर्धारण नहीं है। इस वजह से ये स्टार्टिंग होती है। अब हम लोग शुरू करते हैं, भारत चाइना युद्ध से शुरू करते हैं, जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और जहाँ से ये विवाद जन्म लेता है। भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच में 1962 में हुआ एक युद्ध था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध क्षेत्र के लिए एक मुख्य बहाना था। ये जो हिमालय सीमा युद्ध था उसके लिए बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका बनाई। चीन ने 1959 में तिब्बत विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला स्टार्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये था कि एक समय की बात है कि 1959 ईस्वी में तिब्बती विद्रोह के बाद तिब्बतियन जो थे इन्होंने विद्रोह किया, तो उस समय भारत ने दलाई लामा को शरण दिया और तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की श्रृंखला स्टार्ट हो गई। और भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी। तो भारत ने एक तरीके से अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में डिसाइड करती है, उसको 1959 में इन्होंने अपनी वहाँ पे एक चौकी लगा दी। 1959 में चीनी
प्रीमियर झोउ एनालाई के द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी भाग उत्तर में थी। ठीक है, पूर्वी भाग के उत्तर में थी वास्तविक जो नियंत्रण रेखा थी। देखिए, भारत चीन युद्ध शीत युद्ध का भाग था और ये देखिए ये हिस्सा था यहाँ पर। ठीक है, 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 के बीच में युद्ध हुआ था। और ये देखिए 20 अक्टूबर 21 नवंबर 1962 तक। स्थान दक्षिण किसजिंग, ये देखिए ये स्थान था दक्षिणी किसजिंग, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण तिब्बत और उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी। इसका परिणाम क्या निकला? चीनी सेना की जीत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जो छवि थी वो धूमिल हुई। ठीक है, और क्षेत्रीय बदलाव क्या आया इसके बाद? क्या है, अक्साई चीन के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, ये देखिए भारत और चाइना की सेना नायक कौन थे उस समय? भारत की तरफ से ब्रिज मोहन कौल, जवाहरलाल नेहरू, वी.के. कृष्ण मेनन और प्राणनाथ थापर थे। जहांग गु ओ हुआ, माओ जेडोंग, लियू बेचोंग, लिन बियोंग, जेहू एनालाई। ठीक है, ये 4-5 चाइना की तरफ से भी थे। इनकी शक्ति क्षमता क्या थी देख लीजिए। भारत की शक्ति क्षमता 10,000 से 12,000 थी और यहीं इनकी शक्ति क्षमता 80,000 के लगभग थी। मृत्यु 1,383 लोगों की इंडिया की तरफ से मृत्यु हुई थी और 722 लोगों की मृत्यु इधर हुई थी। 1,047 घायल हुए थे और 1697 में इसमें घायल हुए थे। ठीक है, 1696 अभी भी लापता है और 3,986 बंदी हैं भारत की तरफ से। ठीक है, और देखिए चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिम क्षेत्र में चुशूल में रेजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित क्षेत्रों में से, ठीक है, हमले शुरू कर दिए और ये देखिए साबित हुई, भारतीय उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र चुशूल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक में से अपनी वापसी की घोषणा कर दी। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल भी हटा दिए गए थे। ठीक है, ये उस समय की बात है जब चीन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। ठीक है, तो अब वो जो सेक्शन था वो चीनी नियंत्रण के क्षेत्र में चला गया। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए भी उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाइयाँ 4,250 मीटर 14,000 फीट की अधिक से ऊंचाई पर लड़ी गई और इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्षों द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। तो उस समय में ये जान लीजिए कि वायुसेना का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया था, न ही नौसेना का, केवल आर्मी की जो लड़ाई होती है उसी के हिसाब से। तो देखिए, अगर मैं देखूं तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे, आइए इनके बारे में चर्चा कर लें। चीन विस्तारवादी नीति का समर्थक था तथा इसी नीति का प्रदर्शन करना चाहता था। चीन ने भारत पर आक्रमण करने से पूर्व यह अच्छी तरह से जान लिया था कि युद्ध में उसी की विजय होगी। ठीक है, वह यह जानता था कि भारत को यह कल्पना भी नहीं हो सकती है कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। चीन आक्रमण कर अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता था ताकि उसे अधिक शक्तिशाली माना जाए, ताकि एशिया में उसका नेतृत्व स्थापित हो सके। ठीक है, आप जानते हैं चीन हमेशा से ही विस्तारवादी नीति का समर्थक रहा है। इसी चक्कर में इसके हर देश से लगभग सीमा विवाद चल रहे हैं। आगे देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, भारत की लोकतांत्रिक पद्धति को सफल न होने देने के लिए उस युद्ध का बोझ लाद देना चाहता था। तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। दलाई लामा को शरण देने के कारण वह भारत से नाराज हो गया था। एक ये भी कारण था कि भारत ने जो दलाई लामा को शरण दिया था, इस वजह से भी चाइना नाराज हो गया था। भारत और चीन दोनों की विचारधाराओं में भिन्नता है। चीन एक साम्यवादी देश है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। विचारधारा की इस प्रतिस्पर्धा में
चीन साम्यवादी विचारधारा की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति प्रदर्शन की इच्छा भारत के नवोदित राष्ट्रों के मुख्य वक्ता बन गया। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के कारण भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। चीन नहीं चाहता था कि भारत का सम्मान हो, अतः उसने भारत को, ठीक है, अपमानित करने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय और असफलता का कारण। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत और चीन युद्ध में भारत की पराजय की उस समय पे क्या कारण थे। भारत की सैनिक शक्ति के प्रति उदासीनता थी उस समय। भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनी रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग सेना की और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारी सीमा के बिल्कुल निकट ही चीन ने बहुत बड़ी मात्रा में सेनाएं और शस्त्र जमा कर लिए तथा हवाई अड्डे भी बना लिए थे। उसकी गतिविधियों में बहुत तेजी थी। हमारे प्रधानमंत्री को इसकी गुप्तचर विभाग से लगातार रिपोर्ट मिल रही थी, परंतु हमारे प्रधानमंत्री अंत तक इस बात पर दृढ़ रहे कि चीनियों से हमारा कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा। ठीक है, एक कारण ये था। दूसरा मुद्दा ये उठा था कि चीन के आधुनिकीकरण पर उसने ध्यान न देना। हमारे देश में यह निरंतर धारणा चली आ रही थी कि भारत गांधी जी का देश है, वहाँ पर अहिंसा का प्रभाव है, जब तक हम किसी पर आक्रमण नहीं करते तो हमारे ऊपर कौन आक्रमण करेगा। इन धारणाओं के साथ हमारी सरकार ने प्रतिरक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये था। अगला पॉइंट है, देखिए, सेना में असंतोष की भी बात है। सेना में असंतोष। डी.आर. मानकेकर ने लिखा कि प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने अपनी गलत नीतियों के द्वारा सेना में असंतोष उत्पन्न कर दिया। उन्होंने कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। एक रीज़न ये था। और देखिए चौथा कारण क्या था, इसको भी देख लिया जाए। चीन की सुदृढ़ नीति। सन 1954 से ही चीन युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने अपने नक्शों में भारतीय सीमा का काफ़ी भाग अपने अधिकार में दिखाया था। भारत की सीमा तक चीन ने पक्की सड़कों का निर्माण भी कर लिया था, अतः उसने सैनिक सम्मान तथा रसद पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। भारत की सीमा उसके सैनिकों का जबरदस्त जमाव था। युद्ध की दृष्टि से चीन की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। चीन पहाड़ी पर था, वह पहाड़ की ऊंचाइयों से नीचे प्रहार कर सकता था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए कि सन 1962 में भारत और चाइना के बीच में विवाद क्यों हुआ। आइए अब हम लोग जानते हैं कि अब करंट में ये स्थिति क्या उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ता गया हम लोगों का। ठीक है, तो आइए देखते हैं करंट का विवाद। भारत चीन के बीच ताज़ा विवाद की तीन बड़ी वजह हैं। देखिए, ईसा के जन्म से 500 साल पहले चीन के नामचीन फौजी जनरल सू जून ने द आर्ट ऑफ वार नाम की किताब में लिखा था कि जंग की सबसे बेहतरीन कला है कि बिना लड़े हुए दुश्मन को पस्त कर दूं। सैकड़ों साल बाद भी चीन इसी किताब की बातों का लोहा मानता है, ठीक उसी तरह से जैसे भारत में चाणक्य की नीति को माना जाता है। ठीक है, भारत चीन के बीच में भारत चीन के बीच फिलहाल जारी बॉर्डर तनाव को समझने के लिए शायद जंग की इस बेहतरीन कला को ध्यान में रखने की भी ज़रूरत है। मौजूदा हालात यह है कि 1999 में पाकिस्तान वाली सीमा पर करगिल बिल्ड अप के बाद शायद भारत की किसी सीमा पर पड़ोसी देश के सैनिकों के साथ ये सबसे बड़ा जमावड़ा है। भारत और चीन के बीच सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा या एलएसी कहा जाता है, यानी 1962 की लड़ाई के बाद की वास्तविक स्थिति। अब देखिए, रक्षा मंत्रालय के हिसाब से यह शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई, जब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से सैनिक टुकड़ियां और भारी ट्रकों का इजाफा देखा गया। ठीक है, इसके बाद से मई महीने में सीमा पर चीनी
सैनिकों की गतिविधियां रिपोर्ट की गई। चीनी सैनिकों को लद्दाख में सीमा का निर्धारण करने वाली झील में भी गश्त करते देखे जाने की बात सामने आई। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने सीमा का दौरा भी किया था, तो इस वजह से यहाँ शुरू हुए मौजूदा तनाव इस बात से भी बड़ा जब मंगलवार को किसी देश का नाम लिए बिना चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए। इस दौरान दिल्ली में तीनों सेनाओं की प्रमुख की बैठकों का दौर जारी थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा उनके मुलाकात मोदी जी से भी हुई। मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल तब पकड़ा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार भारत चीन सीमा में मध्यस्थता की पेशकश की। वजह थी सामरिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी रीज़न। 2017 में डोकलाम क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मुक्केबाजी, हाथापाई, छीना झपटी की वीडियो वायरल हुए और कई दिनों तक ये तनातनी खत्म हुई। ठीक है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का इतिहास वैसे तो दशकों पुराना है, लेकिन ताज़ा तनाव की 3 प्रमुख वजहें बताई जाती हैं। देखिए, जाहिर है पहली वजह ये थी कि सामरिक है। ये 2 देश पड़ोसी हैं जिनकी फौजों की तादाद दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर बताई जाती है, जिनके बीच परस्पर विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। इस बार भी वही इलाके दोबारा चर्चा में जहां 1962 में दोनों के बीच में एक जंग हो चुकी है। चीन का दावा रहा कि उसने इसमें बाजी भी मारी थी। ठीक है, तनाव की बड़ी वजह पिछले कुछ सालों से भारतीय बॉर्डर इलाकों में तेज होता निर्माण कार्य भी हो सकता है। रक्षा मामलों के जानकार अजय शुक्ला बताते हैं सड़कें एक बड़ी वजह है। ठीक है, उस स्थान पर भारत ने अपनी सड़कें बनाना स्टार्ट कर दिया था, ये भी एक रीज़न है। उन्होंने कहा कि आम तौर से शांतिपूर्ण रही गलवान घाटी अब एक हॉट स्पॉट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा है जिसके पास भारत ने श्योक नदी से दौलत बेग ओलड़ी तक एक सड़क का निर्माण कर लिया। देखिए, भारत ने श्योक नदी से दौलत बेग ओलड़ी तक पूरे लद्दाख के एलएसी इलाके में ये सबसे दुर्गम इलाका है। लगभग सभी जानकार इस बात से भी सहमत दिखे हैं कि चीन के बॉर्डर इलाकों में निर्माण रखरखाव हमेशा से बेहतर रहा है। सीमावर्ती इलाकों की मूलभूत सुविधाओं में भी चीन भारत से कहीं आगे है। ठीक है, भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल बीपी मलिक को लगता है कि चीन की बढ़ी हुई बेचैनी की एक और वजह है कि चीनी फौज का एक तरीका रहा है क्रीपिंग, रेंगते हुए आगे बढ़ना, गतिविधियों के जरिए विवादित इलाकों को धीरे धीरे अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करने। लेकिन इसके विकल्प कम होते जा रहे हैं क्योंकि अब भारतीय सीमा पर विकास हो रहा है और वहाँ पे पहुँच बढ़ रही है। आगे देखिए, भारतीय चीन सीमा विवाद, अक्साई चीन से अरुणाचल तक कहाँ कहाँ है तनाव, ये देखिए ये है आपका। ठीक है, पैंगोंग तोसो झील, भारत और चीन के बीच में ये है विवाद चल रहा है। भारत ने की खबर है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग तोसो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा दी थी। 2 हफ्ते पहले इसी झील के नज़दीक भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प भी हुई थी। ये इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। इससे पहले भी खबर आई थी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे। भारत ने कहा था कि अक्साई चीन में स्थित गालवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए। इसके बाद भारत ने वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी। वहीं चीन का आरोप है भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। ये रहा, भारत और चीन बार बार अलग अलग इलाकों में इस तरह के विवादों से उलझ जाते हैं। इसकी वजह क्या है देखिए, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए फिर से जान लें। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भारत और चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये तीनों सेक्टर में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हालांकि दोनों देशों के बीच में अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है जो कि फिलहाल चीन के नियंत्रण में। भारत के साथ 1962 युद्ध के दौरान चीन ने इसे पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अक्साई चीन को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था। आगे वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। वो कहता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत
और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया, तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है, इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता है। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमज़ोर मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क रहने नहीं दिया। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। तो जो मैकमोहन रेखा उस समय बनी थी उसको चीन नहीं मानता, इसी की वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ये देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन विवादों की वजह से दोनों देश बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है, दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। तो दोनों देश अपनी हमेशा से अलग अलग लाइन ऑफ कंट्रोल बताते हैं, और जो मैकमोहन रेखा है उसको भी ये नहीं मांगता। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ते हैं। एलएसी के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में तनाव की खबरें आती हैं। आइए जानते हैं कि पैंगोंग त्सो झील क्या है। इसका भी नाम आपने काफ़ी सुना है। 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग त्सो झील हिमाचल में करीब 14,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से गुजरती है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन थी। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पैंगोंग त्सो झील के पास होते हैं। इसकी वजह है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। दोनों ने अपनी अलग अलग एलएसी तय की हुई है। इसलिए विवादित हिस्से में कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला देश के सैनिक उनके क्षेत्र में आ गए। रणनीतिक तौर पर भी इस झील का काफ़ी महत्व, क्योंकि ये झील चुशूल घाटी के रास्ते में आती है। चीन इस रास्ते का इस्तेमाल भारत के अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए करता है। चुशूल घाटी के रास्ते में आता है। साल 1962 की युद्ध के दौरान यही वो जगह थी जहां से चीन ने अपने मुख्य आक्रमण शुरू किया था। ऐसी खबरें भी हैं कि पिछले कुछ सालों में चीन ने पैंगोंग त्सो को अपनी ओर से किनारों पर सड़क का निर्माण भी किया था। ठीक है, दूसरा आपका गालवन घाटी है, इसके बारे में जान लीजिए। गालवन घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गालवन घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक में स्थित है। ठीक है, जो अक्साई चीन हिस्सा वाला हिस्सा जो चाइना ने उस समय कवर कर लिया था, ये लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में पड़ता है। गालवन घाटी, यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती। ये घाटी चीन के दक्षिणी सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एस.डी. मुनी बताते हैं कि ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखिए पाकिस्तान और चीन की सिंजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गालवान नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र था। एस.डी. मुनी बताते हैं कि चीन गालवन घाटी में भारत के निर्माण को गैर कानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ था कि एलएसी को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन चीन वहां पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब तो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी वहां पर सामरिक निर्माण करना चाहता है। और ये देखिए डोकलाम विवाद जो था आपका, ठीक है, डोकलाम आपको याद होगा 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच में काफ़ी विवाद हुआ जो 70-80 दिन चला, फिर बाद से सुलझ गया। मामला तब शुरू हुआ जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश को विरोध किया था। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है और एक ट्राई जंक्शन पॉइंट भी है।
जहाँ से चीन भी नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। ठीक है, तो ये रही आपकी वीडियो आज की, और आपको समझ में आ गया होगा कि डोकलाम विवाद, ठीक है, और आपको इसके साथ साथ जो है आपकी गालवन घाटी, और गालवन घाटी के साथ साथ आपकी पैंगोंग त्सो झील, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और सन 1962 की लड़ाई क्यों हुई, क्या कारण थे, और किस वजह से भारत हारा, और करंट में क्यों विवाद चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर आप तैयारी करते हैं तो जीके जीएस और करंट के सेक्शन के माध्यम से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, जो कि आपके लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और हर विद्यार्थी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये करंट का टॉपिक उठाया और आप सबको बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ ले सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।